Hello everyone. In this video, I'm discuss about माइटोकॉन्ड्रिया. इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे भैया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है. ऐसा कि आपको अगर सेल का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट हो तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में इम्बेडेड फॉर्म में पाया जाता है. ये सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है. इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के भी नाम से जाना जाता है. जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. भैया इसको ऊर्जा का घर बोला जाता है. अभी हम लोग देखेंगे कि क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है. तो फिलहाल हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है. इसमें माइट्रो का मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल. अगर माइटोकॉन्ड्रिया के हम डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब हुआ, किसने किया और कैसे किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1880 में, इसमें 1880 में ओलिकर नामक साइंटिस्ट आए. ओलिकर नामक साइंटिस्ट ने जो आपके जो फ्लाइट मसल्स में जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के मसल में उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा. लेकिन इनके कुल 14 साल के बाद मतलब कि 1894 में अल्टमान साहब आए और अल्टमान साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट का नाम दिया. इसका नाम दिया तो भैया अल्टमान साहब आए और उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट का नाम दिया. क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट का नाम दिया. फिर इसके 3 साल के बाद आए सी बेंडा साहब आए. इन्होंने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया ये टर्म दिया. तो कई बार पूछा जाता है कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है ये किसने दिया था. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है ये सी बेंडा ने 1897 में दिया था माइटोकॉन्ड्रिया टर्म. और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यार बायोप्लास्ट का टर्म ये किसने दिया. तो बायोप्लास्ट का जो टर्म है वो अल्टमान ने दिया था. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनी है. मतलब सेल का ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है. अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि यार ये ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्या होता है. तो भैया ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे टर्म क्या आ रहा है, ऑटो आ रहा है. तो अगर ऑटो आ रहा है तो खुद से रिलेटेड बात हो रहा होगा. जो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का ओन डीएनए पाया जाता है और ये राइबोसोम पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया खुद सर्वाइव करता है. इसको किसी की आवश्यकता नहीं है. इसको भाई न्यूक्लियस की आवश्यकता नहीं है कि तुम प्रोटीन को बनाओगे अब हम यूज करेंगे. इसके अंदर रिप्लिकेशन भी हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इसके अंदर जितने भी टाइप के एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बना सकता है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है. तो कई बार पूछा जाता है कि यार सेल में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है. तो सेल में कुल 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है. एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ये क्लोरोप्लास्ट है. और इसको इसलिए बोलते हैं कि ये इसके अंदर जितने भी टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें या माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं. माइटोकॉन्ड्रिया की बात होगा तो जो भी आपका जो क्रेब्स साइकिल है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें जितना भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना देता है. उसको भाई न्यूक्लियस का हेल्प नहीं लेना है कि न्यूक्लियस से मैसेज आएगा तब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा अब जाके क्या बोलते हैं एंजाइम बनेगा. अपना ये खुद ही बना लेता है. ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के भी केस में है. क्लोरोप्लास्ट में जो डार्क रिएक्शन होता है, मतलब जो कैल्विन साइकिल हम जिसको बोलते हैं, उसमें जो एंजाइम ये लगते हैं वो क्लोरोप्लास्ट खुद ही बना लेता है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं. तो कभी भी क्वेश्चन आए कि भैया ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स इसको बोलते हैं, तो ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं. डिस्कवरी की बात हमने कर ली. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर
ऐसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होता है। हो गया, बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन बीच बीच में फोल्डेड होता है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, और अगर एक हो तो उसको बोलते हैं क्रिस्टा। हो गया भाई। अभी लॉजिक भी आपको बताएंगे कि आखिर ये क्यों, क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक या प्रोजेक्शन पाया जा रहा है। फिलहाल अभी स्ट्रक्चर पर देखते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। हो गया भैया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये वाला आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, उसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। भाई आउटर मेम्ब्रेन ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में या जो ये स्पेस पाया जा रहा है इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अभी भाई क्लियर हो गया। अब देखिए और अंदर आते हैं तो जो इनर मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और अगर एक को बात करें तो उसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने अब देखा कि सेल के अंदर जो लिक्विड था जिसमें सब सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड फॉर्म में पाए जा रहे थे उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म नहीं, उसको क्या बोलते, मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी क्लियर हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर ओन डीएनए पाया जाता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, और मैट्रिक्स के अंदर ही राइबोसोम भी पाया जाता है। इसी दोनों के पाए जाने के वजह से ही, मतलब जो आपका जो डीएनए है और जो राइबोसोम है, इसी दोनों के पाए जाने के वजह से ही जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि इसी दो चीज से जो भी इनके अंदर एंजाइम बनना है या जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो खुद ही बना लेते हैं, पूरे सेल पे नहीं डिपेंड रहते हैं कि भैया जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस से मैसेज आएगा तो उस टाइप का एंजाइम हम बनाएंगे। इनके पास खुद सब कुछ है, इसीलिए इनको ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है। एक चीज और जान लीजिए, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जितने भी यूकैरियोटिक हैं, पहले आपको बता दें कि सेल दो टाइप के, एक तो यूकैरियोटिक, एक क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। हो गया। आपको कॉन्सेप्ट होगा कि जो राइबोसोम है वो मेनली कुल 2 टाइप का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। जो आपका 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और जो 80S राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अच्छे से समझिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया जो राइबोसोम है वो 2 टाइप का, आपको पता होगा 70S और 80S। आपको एक कॉन्सेप्ट भी होगा कि जो 80S राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक में, और जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे कुल 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे कुल 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा? यस, 70S राइबोसोम पाया जाता है। उसमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी कर रहे हैं, और जो दूसरा है वो आपका है क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया यूकैरियोटिक में कौन से टाइप का राइबोसोम ये पाया जाता है, तो आप उनको बताइए कि 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन आप उनको ये भी बताइए कुछ एक्सेप्शन भी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
और जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम जो हैं वो पाए जाते हैं। अभी भाई क्लियर हुआ कि क्यों इसको ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पूरे सेल के अंदर यही एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम और एक क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। और जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है। इस चीज को दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं यार माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से टाइप का राइबोसोम पाया था। हम फट से बोलते हैं अरे 80S टाइप का राइबोसोम पाया था, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब ये तो भैया इसके स्ट्रक्चर की बात हुई कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के हम डायमीटर की बात करें, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के हम लेंथ की बात करें तो वो 7 mm होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ है वो 7 mm का होता है। और अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो 0.5 mm का होता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है भैया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ है वो 7 mm का और जो इसका जो डायमीटर है वो 0.5 mm का होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, हमने आपको बोला कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, मतलब बीच का जो स्पेस है, इसकी जो लेंथ है या इसका जो डायमीटर हम उसकी बात करें तो 6.8 mm का होता है। तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है भैया। जो इसका जो लेंथ है वो 7 mm का, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है वो 0.5 mm का होता है। हमने आपको लेक्चर के पहले ही बताया कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? आइए हम जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी बनता है। किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आपको पता होगा कि एटीपी का यूज होता है। किसका यूज होता है? एटीपी का यूज होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज होता है। और क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने का काम करता है। आपको अगर थोड़ा और पीछे ले जाएं, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा कॉन्सेप्ट हो तो आपको पता होगा कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ क्या था। हमने जो फूड जो खाया था वो डाइजेस्ट हुआ था। डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उससे जो ग्लूकोज था वो ब्लड में आ गया था। अरे आ गया था ना भाई। ग्लूकोज जो है वो ब्लड में आ गया था। अब फिर ब्लड से क्या करता है, वो सेल के अंदर आता है और जब वो ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है वो सेल के अंदर आता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन होता है। और जब वो आपका जो ग्लूकोज था वो ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि एटीपी बनता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो हम फूड अंदर लिए वो डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बना वो ग्लूकोज ब्लड में आ गया। ऐसे अपोज कर लीजिए भाई, ये पूरा सेल है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। हो गया। हम क्या बोले, हम फूड लिए, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो ग्लूकोज था वो ब्लड में आया। अब जब ग्लूकोज जो आपका था वो ब्लड से सेल में आना चाहेगा। अरे चाहेगा ना भाई, क्योंकि अगर वो सेल के अंदर ये नहीं आएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके साथ यही कंडीशन है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर यही कंडीशन है कि यार जो आपका जो ग्लूकोज था
वो अंदर नहीं आ पाता है। अब देखिए ग्लूकोज जब ब्लड में आ गया तो फिर ग्लूकोज का क्या होना चाहिए, ग्लूकोज का होना चाहिए कि भैया ये सेल के अंदर आ जाए, तो ग्लूकोज खुद नहीं सेल के अंदर आ सकता है। इंसुलिन का यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो पेनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। भैया जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो यार मेडिसिन लेते हैं वो लेते हैं ना, तो क्या है कि जो आपका इंसुलिन था वो दो काम करता है। क्या काम करता है, एक काम ये करता है जो ग्लूकोज जो ब्लड में आया था अब वो सेल के अंदर आना चाहेगा, और जब वो सेल के अंदर आना चाहेगा तो यहाँ पे मैसेज है वो देने का काम करता है इंसुलिन कि भैया ग्लूकोज अंदर आपको चाहिए कि नहीं, आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। आप सिंपल में समझिए, ये स्कूल है और गेट पे गेट कीपर साहब खड़े हैं, कोई आदमी आया कुछ देने के लिए, तो फिर गेट कीपर से अरे हमको अंदर जाना है, तो वो क्या करेंगे, अंदर पूछेंगे कि अरे सर आवश्यकता है इस चीज़ की, अगर आवश्यकता है तो बोलेंगे आप अंदर जाइए, और अगर ये नहीं आवश्यकता है तो फिर क्या करेंगे, और फिर उसको फिर वापस भेज देंगे। अरे भाई है ना, लेकिन अगर गार्ड जी हो ही ना और गेट के बाहर से बंद हो तो कैसे अंदर आएगा, अंदर तो नहीं आ पाएगा ना। तो यही सेम कंडीशन है ग्लूकोज में, इंसुलिन का होना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इंसुलिन होगा तो यहाँ पे इंडिकेशन या मैसेज अंदर आएगा। आप सिंपल में समझें तो उसके बाद यहाँ पे जो गेट होते हैं वो ओपन होंगे और ग्लूकोज अंदर आ जाएगा सेल के अंदर। अब एक बात आपको और बता दें, इंसुलिन का कुल दो फंक्शन होता है। एक फंक्शन है कि भैया वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने में हेल्प करता है, और जो एक्सेस मात्रा में जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको लीवर में वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम करता है। कौन से फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर करने का काम करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यार जो एनिमल का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है, तो एनिमल का स्टोर्ड फूड जो मटेरियल है वो ग्लाइकोजन होता है। प्लांट में क्या है, तो प्लांट में तो भैया स्टार्च होता है स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो अभी हमको फिलहाल उससे कुछ नहीं ना, हम जब हम पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। हमें क्या जानना था कि अब ग्लूकोज ये सेल के अंदर आ गया, ठीक है ना भाई, ग्लूकोज ये सेल के अंदर आ गया। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आएगा ना ग्लूकोज। अरे भैया जो ग्लूकोज है 6 कार्बन का है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का आपको हम बता दें कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने में कुल 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक है आपका ग्लाइकोलाइसिस, एक है क्रेब्स साइकिल, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल और ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। उसमें से जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और जो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे परफॉर्म होता है, जिसके बाद एनर्जी बनती है। एक चीज़ आपको और हम बता दें, ग्लूकोज को बर्न या ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ग्लूकोज बर्न नहीं हो पाएगा। तो एक क्वेश्चन और बनता है, या आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको भाई पूछना चाहिए था, हम एकदम फिट हों और ऑक्सीजन हम 2, 3 या 4 मिनट के लिए हम ना लें तो भाई मर जाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा भाई कंप्लीट। और एक बात ये जान लीजिए, एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से 38 ATP बनता है। एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुल 38 ATP बनता है। कितना ATP बनता है, 38 ATP बनता है। एक बात और जानिए, इसमें से केवल 2 ATP है, केवल 2 ATP है जो साइटोप्लाज्म में बन जाता है। बाकी जो 36 ATP है, कितना ATP है, 36 ATP जो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप तो भाई गलत बता रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस में तो भाई 8 ATP बनता है, क्योंकि भाई 2 NADH2 भी बनते हैं।
लेकिन भैया वो जब NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा तभी तो ATP बना पाएगा। तो कहने का सिंपल सा मेरा ये मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इस ये बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ATP के रूप में, सिंपल समझिए, ATP बनता है, ATP रिलीज होता है। मतलब ये साइट है ATP सिंथेसिस का, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये साइट है ATP सिंथेसिस का। इसीलिए जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एक चीज और जान लीजिए, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी है या संख्या है सेल में, वो काम करने के बेसिस पे डिसाइड होती है। जहाँ पे अधिक वर्क की आवश्यकता होगी वहाँ पे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। जब अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जब अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो अधिक ATP रिलीज होगा। तो जो हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या बोलते हैं ATP आया जाता है। स्पर्म के जो सेल हैं उनमें कुल 25 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऐसा रिपोर्टेड है। तो अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एक बार फिर से हम बता दें कि भैया ये साइट है ATP सिंथेसिस का, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये एक ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको इसलिए इसको ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल से बोलते हैं कि ये अपने आप को खुद के अंदर जो भी चीज़ें इसको रिक्वायरमेंट है वो खुद बना सकता है। मतलब अगर एंजाइम ये बनाना है तो खुद बना सकता है। एक चीज़ और जान लीजिए, हमने कहा जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, मतलब जो ग्लूकोज अंदर आया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन हुआ, उससे ATP और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अरे भाई बना ना, तो इसी को हम सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने आपको बताया कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने में कुल 3 स्टेप होते हैं। जो पहला है वो ग्लाइकोलाइसिस है, फिर क्रेब्स साइकिल है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो सेल के साइटोप्लाज्म में हो जाता है, लेकिन जो इसका मैट्रिक्स है यहाँ पे एक क्रेब्स साइकिल चलता है। इसको दिमाग में नोट रखिए, क्रेब्स साइकिल चलता है। और जो ETC है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। तो कई बार क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाता है कि यार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETC कहाँ चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ चलता है। तो आप उनको सिंपल बताइए भैया इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। और जो आपका क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ होता है, तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अभी समझ में आ गया। आपको एक चीज़ हम नहीं बताए, जो इनर मेम्ब्रेन पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। ATP सिंथेसिस में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर बताएंगे तो वहाँ आपको हम क्लियर करेंगे कि भैया इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो आपका ऑक्सीसोम है, ATP सिंथेज के नाम से भी जाना जाता है। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब चैन आप पढ़ेंगे तो जो हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा तो ATP बनेगा। वो फिलहाल वहाँ की बात है। यहाँ बस इतना जानिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका ऑक्सीसोम है ये मैट्रिक्स के साइड में होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में उल्टा होता है। क्लोरोप्लास्ट में इसका जो डायरेक्शन है वो इधर ना होके इधर रहता है। तो ये एक डिफरेंस है। बहुत बार यार पूछा जाता है कि जो भैया ATP सिंथेज का या ऑक्सीसोम का जो डायरेक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होता है और क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है मैट्रिक्स के साइड होता है, और जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट था उसमें इनर मेम्ब्रेन के अपोजिट साइड होता है। इतना हो गया इस वीडियो में। अच्छा ही इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।